नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता होगा कि ओवरसीज़ चैम्बर के रेफरेंस से एक बयान हाल ही में आया जिसमें टैक्स में बतदरीज कमी और सुपर टैक्स के अंदर भी जो है वो आसानियां पैदा करने या इसको मुकम्मल तौर पे ही शायद निज़ाम में से निकाल देने की ज़रूरत का जो है इंदिया भी दिया, इजहार भी किया। ख्वाहिश तो यही है हमारी भी कि मुल्क में जो टैक्स का सिस्टम है ये रैशनलाइज्ड हो। मुल्क में हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर शख्स के अपने हिसाब से बताएगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलां प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम है एक सिस्टम का, सिस्टमिक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो ना पॉलिटिशियंस दूर कर पा रहे हैं, न ब्यूरोक्रेट्स दूर कर पा रहे हैं, ना इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स दूर कर पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम रुकावट देख रहे हैं। उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। यानी ओवरऑल अगर मैं किसी से पूछूं जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो हर बंदा पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा प्रॉब्लम बताता है। कोई बोलता है जी पाकिस्तान में तालीम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का इशू है। एक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बड़े बड़े प्रॉब्लम बोले, कोई करप्शन का नाम लेता है और माजी के अंदर बहुत सारी हुकूमतें इसी को महवर बना के गवर्नमेंट लेती रही। कुछ कहते हैं जी पाकिस्तान में महंगाई का इशू बहुत बड़ा इशू है। चलें, इस बारे में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के बाद ये फेसबुक का हमारा जो लिंक है वो आपके सामने फ्लैश करेंगे। आप वहां पर हमें पैगामात ज़रूर भेजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताएंगे तो प्रोग्राम में हम डिस्कस भी कर पाएंगे। और मेरे नज़दीक ये जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसी के अंदर एक प्रॉब्लम टैक्सेशन का है। टैक्स हमने बहुत ज़्यादा लगा दिया है और अब हम कंफ्यूज हो गए हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, नीम हकीम खतरा जाम। गैर मुतलका चीज़ों को, गैर मंतकी चीज़ पर जो है ना वो कोई एक ताल्लुक बनाकर लंबी थ्योरी पेश कर दी जाती है। लंबी थ्योरी, आपस में लाताल्लुक चीज़ें, उनके दरमियान कोई ताल्लुक पैदा करके लंबी लंबी कहानियां बना ली जाती हैं। पाकिस्तान का दरअसल इस वक्त माशी प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से है क्योंकि IMF ने कह दिया हमको। एक हमें IMF मिल गया, उस बेचारे टूथलेस लिंपिंग इदारे को हमने कहना शुरू कर दिया कि जनाब इसके कहने पे दुनिया में हर काम होता है। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि IMF दुनिया को चलाता है। IMF दुनिया को नहीं चलाता, जो उससे उधार लेता है सिर्फ उसको वो बताता है, और उन उधार लेने वालों की फहरिस्त में हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। ये कसूर हमारा है, हमें ये नहीं करना चाहिए था कि जी वो कोई बैनुल अक़वामी साजिश है, उसकी वजह से IMF हमें जो है वो ये पॉलिसियाँ देता है। आप उधार मत लो, उसने आपको थोड़ी बोला था, आपने खुद लिया था। आप फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आ जाओ, उनकी ज़रूरत नहीं। आप टैक्स में रिफॉर्म लेकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बिजनेसमैनों को भी उलझाया हुआ है ना, इन बेचारों को एक लॉलीपॉप दी हुई है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को। जब बेचारे कहीं फंस जाते हैं, हम अकेलों पर टैक्स लग रहा है, एग्रीकल्चर वालों पर भी लगना चाहिए, जान छुड़ा ली, खुश हो गए मुंह जुबानी। जैसे कराची वाले हमारे खुश हो जाते हैं ना यूनिवर्सिटी रोड की शिकायत करके, इस तरह ये बिजनेस कम्युनिटी के भी हमारे लोग खुश हो जाते हैं ये कह के कि जी देखें एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं है। अब ये एक दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ठीक है ना। बात यह कि दैट्स नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट द बर्डन टू अनदर। इट इज अ कलेक्टिव बर्डन, इट शुड बी रिड्यूस्ड ऑन एवरीवन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की थ्योरी है, फाजिल मेहमान आएंगे उनसे भी हम पूछेंगे। असल में क्या है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग ना बहुत ज़्यादा खलीफा बनते हैं। इन्होंने अपनी खिलाफत दिखाते हुए प्रपोजल दिया पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए। वो प्रपोजल ये है कि जो नुकसानात सिर्फ चंद लोगों में बढ़ते हैं अब वो आवाम पे भी बढ़ जाएं। वाह, वंडरफुल, शाबाश। मैंने जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मैं हंस हंस के पागल हो गया। उसकी वजह ये, यार इंसान आ बैल मुझे मार की पॉलिसी पे क्यों चलता है, और उसका नतीजा IPPs के साथ कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ,
पावर टैरिफ अपनी जगह खड़ा हुआ है, कहानी ख़त्म। हाँ, लोगों की अपनी जो है वो असर रसूख बरकरार है, ये आप छोड़ दो। अब इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं ज़रा टैक्स के बारे में बात करूँगा, सुपर टैक्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि हाल ही में SM तनवीर साहब जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि देखो सुपर टैक्स के नाम पर हमारे यहाँ, वो तकरीर काफ़ी वायरल हुई, ने आपस में वायरल की। तो खैर एनीवे, वो एक दूसरे को सुना दिया और उसमें खुश हो गए। अब यह कि उसके बाद मीडिया की जिम्मेदारी कि अब उसको हम मीडिया वाले उसको किस तरह से प्रेजेंट करें। यहाँ मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब जुनैद नकी साहब जो कि साबिक सदर काटी भी रहे हैं, इसके अलावा ताजिर सनतकार रहनुमा। वेलकम करता हूँ आपको शो में जुनैद नकी साहब। सर बहुत शुक्रिया। जुनैद नकी साहब, अब हमें मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि फेडरेशन और कराची चैम्बर और शायद और दीगर जो मुल्क के चैम्बर हैं उनकी बातों में तो कोई तासीर नहीं है। ये लफ्ज़ भी आपने आज पहली दफ़ा प्रोग्राम में सुना होगा, वैसे तासीर मुख्तलिफ़ चीज़ों की होती है, तो तासीर नहीं है, तो इसलिए अब ओवरसीज़ चैम्बर को ये बात कहनी पड़ गई कि भाई टैक्स में बतदरीज कमी लेकर आएँ और सुपर टैक्स का ख़ात्मा करें, ताकि ये एक कंसर्टेड और इंटीग्रेटेड एफर्ट बन जाए और मल्टीनेशनल्स और मुकामी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन का एक मुश्तरका एजेंडा बन जाए कि इनकम टैक्स को भी कम कर दिया जाए, टैक्स के जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर टैक्स के रेट्स को कम कर दिया जाए, रेशनलाइज कर दिया जाए और सुपर टैक्स का किसी तौर पर या तो ख़ात्मा कर दिया जाए। गवर्नेंस रिफॉर्म के अंदर सबसे अहम रिफॉर्म्स के अंदर टैक्सेशन सिस्टम का रिफॉर्म है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। एक दफ़ा मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कुछ जोश चढ़ा तो वो लेकर आए, शायद अब्दुल्ला यूसुफ साहब नाम था उनका, जो कि बने थे चेयरमैन FBI, वॉलंटरी स्कीम्स वगैरह भी लाए, कुछ और भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन सालों में जुनैद नकी साहब पाकिस्तान ने लिबरल और रिलैक्स टैक्स रजीम रखी, उनमें हमारी GDP ग्रोथ रेट ज़्यादा हुई, जिसमें हमने कलेक्शन ज़्यादा करने की कोशिश की, हमारी GDP ग्रोथ रेट गिर गया। आप हैरान होंगे, मैं आपको स्टैट्स में भी दिखा सकता हूँ वैसे तो, लेकिन ये कि मैं आपको वैसे बता दूं, अभी आप लोगों ने बनाई हुई है एनी मौली कमेटी, एनामली कमेटी, सॉरी मेरी जो है मेमनी सही, मेरी उर्दू सही नहीं है, तो आप लोगों ने बनाई है कमेटी, लेकिन आप लोग उसके अंदर भी कुछ मनवा नहीं पाए और फिर आप लोगों की शिकायत थी कि भाई पकड़ना नहीं, हमें तंग नहीं कीजिएगा हम लोगों को। उस पर भी काफ़ी हड़ताल तक बात पहुंच गई, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे ही लॉलीपॉप हाथ में पकड़ाया, कानून वानून कोई नहीं बदला, बोला हम चेक करेंगे, हाँ उठा अभी भी सकते हैं आपको, सॉरी मैंने बता दिया। तो सर मसला ये है कि आपको उन्होंने एक वो ज़रूर दिया सेफ्टी के लिए कि भाई ये एनुअली कमेटी है इसमें चले जाएं, लेकिन वहाँ से कुछ फ़ायदा मिला या नहीं, ये आप साफ बताएं बात। आप भी ताजिर रहनुमा हैं, उनके साथ राब्ते में। आपने जो मुबहम अल्फाज में आपके नाजरीन को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि 37A 37B की आप की बात कर रहे हैं, कराची चैम्बर ने लीड किया, अपनी बात मनवाई, जी मनवाई। वो देखिए कानून मंजूर होने में असेंबली में ये बच्चों का खेल, उन्होंने बात मनवा ली हाँ। कि हम उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे और हम उन्हीं शराइत पे काम करेंगे, अब बात हमारी मानी गई। तो वो कानून तब्दील होने में सर थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो आप अगर लॉलीपॉप कह रहे हैं तो चलिए बिल्कुल लॉलीपॉप है, आप लोगों को बस उन्होंने, वो लोग बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे खुल, अब तो आप बात कर सकते हैं ना, उससे कोई, वो DGTO के जरिए आप लोग कंट्रोल करते हैं सर गवर्नमेंट, उससे सर कतई ताल्लुक, उससे ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरा कोई प्रोग्राम पहले का, बात का, बीच का उठा के देख लीजिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अच्छी बात है आपकी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नहीं मैं लॉजिकल और फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि आप उस दिन की मीटिंग की तारीख और आज की तारीख देख लीजिए और ये बताइए कि उन क्लॉजेस के ऊपर जिनके ऊपर कारोबारी ने बदकिस्मती से हड़ताल करी, वो जुबान से सिर्फ बदले, सिर्फ जुबान पे ये कहा गया कि हम नहीं पकड़ेंगे आपको। सर एक लफ्ज़ मेरा ले लीजिए, वो 37A 37B में कौन सा वाकया इंडस्ट्री में, बिजनेस में कहाँ नहीं हुआ ना सर? तो अब आपने खुद ये देख मैंने तो कह दिया, नहीं मैं तो कह रहा हूँ होना भी नहीं था, तो अच्छा आप लोगों का एहतिजाज तो था ना। चलिए हम देखें, ये हक मेहर वाली बात है, मुझे मजबूर कर दिया इन्होंने। हक मेहर लड़की वाले रखवाते हैं निकाह के टाइम पर, कभी लड़के वाले मुकर जाते हैं, कभी लड़की वाले बदल जाते हैं, तलाक का कोई भी नहीं सोच रहा होता। वो औरत 60-60 साल रहती है, भिजवा के फिर जाती है वो, लेकिन
हक महर अपनी जगह मौजूद होता है। दैट मीन्स लॉ इज इन इट्स प्लेस। आप ये कहें कि आपके मुल्क के अंदर अगर जो है कत्ल की सजा ये होनी चाहिए, तो इसके माने ही है कत्ल की सजा, इसके ये माने नहीं है खुदा ना खास्ता कि आप कल कत्ल कर देंगे। सही। तो ये है कि कानून में जो तब्दीली लानी थी वो नहीं लाए, और मेरे नज़दीक ये है कि वो आप लोगों की बात नहीं सुनते, वो पीबीसी की बात सुनते हैं, शायद वो ICCI की भी बात सुन लें। लेकिन ऐसा क्यों है कि अपने ताजरों और अपने सनतकारों की आवाज़ नहीं सुनते, अपने सरमायाकारों की आवाज़ नहीं सुनते, दूसरों की सुनते हैं, परायों की सुनते हैं, परदेसियों की सुनते हैं? क्यों? चलें, अच्छी बात है किसी की भी सुने। दरअसल बात ये कि ये जो मुद्दा है ना, इसमें हम इस तरह मैं आपको इसको नरेट करूँगा कि अब हमारे लिए क़वानीन में तब्दीली करना इतना आसान नहीं है, वरना तो आप क़वानीन में तब्दीली करके आप दे देते वही स्कीम जो आपने 2019 में दी थी, और आप कहते लाइए। इसलिए जो मैं आपसे ये दो नुकात की बात कर रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नंबर 1 और साजगार माहौल। इस वक्त UAE में आप देखिए जो माहौल साजगार कहते हैं ना आप, वो नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड इतनी उन्होंने आपको आज की तारीख में हर चीज़ पे उन्होंने 50% डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने कहा आप आइए, चाहे आपने एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट पे आना है। वो कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या चीज़ नहीं बची? साजगार माहौल, अमन का नुक्स आ गया। जो इन्वेस्टर है उसको एक खौफ आ गया कि यार ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन क्या है, साजगार माहौल में हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो आप आ नहीं सकती, इसलिए कि आपकी जो पॉलिसीज़ और जो क़वानीन बता आईना दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने बोला तू है, तू है, तू है। ये मुझे बड़ा अच्छा याद है। जो मुरत्तब होता है वो IMF मुरत्तब करवाता है। आप क़वानीन में आसानी से तब्दीली नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको सच बता दूं कि ये IMF का भी एक लॉलीपॉप है। हकीकत ये है कि ये टूथलेस इदारा होता है IMF। ये ऐसे ही ये को ज़बरदस्ती कोई आर्म ट्विस्टिंग करके बातें नहीं मनवाता। ये शराइत देता है एंड दे डोंट माइंड। उसकी वजह ये है कि देखें, जो भी कर्जा ले रहा होता है ना, हमेशा कर्जा देने वाले को बुरा भला कह रहा होता है। आपको ये मिसाल ऐन साबित होगी पाकिस्तान के अंदर। आप किसी को उधार या कर्जा देकर देखें, आपको खुद पता लगेगा रिश्ते कैसे ख़राब होते हैं। ठीक, गोरा इसके ऊपर पूरी तहकीक कर चुका है। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पैसा आपकी जेब में तो ठीक, वरना आप अपने भाई को भी दे दो उधार पे, ताल्लुक रिश्ता ख़राब नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम अकबर मेरा नाम नहीं है। लेकिन यह कि मैं आपको बता रहा हूं कि IMF को पता है कि आप उससे बुरा कहेंगे, सो दे डोंट केयर। वो कहते हैं ठीक है, आपकी गवर्नमेंट को एक पर्चा पकड़ाते हैं, आपकी गवर्नमेंट कहती है अवाम पे ये बोझ डाल दो, अवाम पे ये बोझ डाल दो, अवाम पे ये बोझ डाल दो, अवाम पे ये बोझ डाल दो। जहाँ लिखा होता है गवर्नमेंट में आमदनी कम करो, गवर्नमेंट के लोगों को हटाओ, इदारे को छोटा करो, अपने कर्जे कम करो, अपनी अयाशियाँ कम करो, वो पेपर को बीच में से फाड़ते हैं, वो वाला हिस्सा उठाकर फेंक देते हैं और ये अवामी बोझ वाला हिस्सा आपके सामने पेश कर देते हैं। बिजनेसमैन जाता है, कहता है देखें IMF ने दस्तखत किया हुआ है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। सही, आप देख लें। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके ब्यूरोक्रेट्स का असासे आप जाहिर करें। 3 साल शोर मचाते रहे, अभी जाके बमुश्किल उन्होंने कहा दूसरी शरीयत का बताएं। 3 साल शोर मचाते रहे, अभी आपने माना। उन्होंने अब वो बोला कि एक्चुअल ओनरशिप, आपको पता है ना, कल ऐलान हो गया है, अब हर कंपनी का ओरिजिनल ओनर जो है, एक्चुअल जो ओनर है, वो नाम बताएगा। ये जिन लोगों ने बेगमात के नाम पे अपनी कंपनियां खोली हुई हैं, उनको अब ये पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल ओनर अब डिक्लेयर करना। आपको पता होगा ये बात, कल आई है। देखिए, ये टैक्स रिजीम में जब आप सख्तियां लाएंगे ना, तो आपको यही नॉन रेजिडेंट कार्ड बनते रहेंगे, अपने नाम करा लेगा वो जाके। आज आपको क्या लग रहा है, लार्ज इंटरप्राइज वाला टैक्स फाइलिंग कहाँ से कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है, आप 60-65% पे आप ले गए हैं उसके। और साथ साथ आप देख लीजिए, जो आपने SM तनवीर का क्यों जिक्र किया, तो वो दो बुनियादी बातें वो ये करते हैं कि ये देखिए, एक नंबर 1 ये, दूसरा रिकॉर्ड डिपॉजिट्स हैं, जबकि आप देख लीजिए 10% से नीचे इस वक्त आप बैंक दे रहा है। 37 पॉइंट सम ट्रिलियन रुपीस जो है वो आपके डिपॉजिट्स में है। तो पैसा तो जब है ही नहीं बाहर, तो अब लोगों ने कहा कि जी ठीक है, नहीं है यहाँ पे माहौल साजगार, हमें नहीं लगता, हमें मुनसिफाना पॉलिसी नहीं लगती। इसलिए कि इदारा जो है, जब हम उसके साथ बैठते हैं तो लगता है वो तो अपनी इन लाइंस के ऊपर है कि हमारी चीज़ें पूरी रहेंगी। 1100 अरब रुपए की गाड़ियाँ निकली हैं FBR में। आप कोई है KPIs का कोई निज़ाम हमारे यहाँ कि उनकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर उन गाड़ियों से कितनी बढ़ गई? उस इदारे ने ये गाड़ियाँ खरीदी, करोड़ 1100 अरब नहीं, करोड़
1100 करोड़ करोड़ होंगे, अरब नहीं हो सकते। 1100 वो भी मुझे पता नहीं है, आप बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ 1100 वो जो भी फिगर था सर, वो अरब जब कोई बोलता है ना मैं यूं हिल जाता हूं। 11 अरब होंगे शायद, मैंने 1100 कह दिया, लेकिन वो जो भी हैं निकल गए वो हाँ नहीं गलत निकली तो गलत है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे है कि जी वो गाड़ियाँ खरीदी गई। मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो उनकी रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि उस पर क्या रिजल्ट्स आया, उनको जो आसाइश है। आपने कहा ना, आपने यही तो बात कही कि हम तो इसी तरह चलेंगे, इनके ऊपर बोझ डालो जितना डालना है, हम उसमें शामिल नहीं है, आपको लग रहा है? क्योंकि आप लोग शिफ्ट करते, देखें असल में मसला पता है क्या है, आपकी आदत बन गई है कराची में बंगला बनाने वाले की। आप एक कमरा और डालते हैं, जब वो आते हैं पकड़ने वाले BCA वाले तो आप कहते हैं नहीं नहीं मेरा कमरा तो तोड़ो, ये बराबर वाले ने भी 2 नाजायज बनाए हुए, इसका भी तोड़ो, इसका भी तोड़ो। इससे आपको बड़ी लज्जत मिलती है कि मैंने दूसरे का नुकसान करा के अपना भी करवा लिया। ये नहीं करें, आप अपने ऊपर बोझ कम करवाएं। आप बोले इनकम टैक्स कम करो, आप जिद ये लगाते हैं नहीं 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 इनकम टैक्स कम नहीं करें, आप इनकम टैक्स हम पे भी लगाएं और यही 35% जाकर हमारे ज़रात के लोगों पर भी लगा दें। ये किस तरह मसले का हल निकला कि मैंने दूसरे का गिलास तोड़ दिया क्योंकि मेरा गिलास टूट गया था? ये आपकी पॉलिसी गलत है, माजरत बुरा ना मानिएगा, बिजनेस कम्युनिटी का ये अप्रोच गलत है। सर देखें, पहले तो जो इदारा है उसके कवानीन हो, और वो कवानीन जो है वो सहल आसान हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। FBR के जो कवानीन हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपको कारोबार करने में कितनी मदद देती हैं वो आप स्टडी कर लीजिए, क्या वो चैलेंज है या नहीं है, नंबर 1। क्या वो यकसुई के साथ, तवातुर के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलती हैं हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ एक SRO आता है अगले दिन और वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं? आपके मुल्क के लोग बनते बहुत तुरम खान हैं, पर दे आर नॉट ब्रेव इनफ टू टेक दिस स्टेप। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि 2 चीज़ों की कमी है, एक बसीरत, एक तासीर। हमारे मुल्क के अंदर इसकी शदीद कमी है। अनफॉर्चुनेटली आप ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बसीरत और तासीर दिखाएगा, भाई वो 6-7 साल बाद रिटायर हो जाएगा। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड कि KPI क्या है, ये लिस्ट जो भी होगा, ही और शी आर लीस्ट इंटरेस्टेड के क्या होगा। सर कारोबारी लोगों को भी देख लें, लोग आन के कराची में जो है वो धमकी आमेज जो है फेडरल से आन के कारोबारी को भी बताते हैं कि जी उठेंगे लोग तो पता चल जाएगा। अरे यार अभी तो आपकी लीक्स आई हैं UAE की, उसमें कितने कारोबारी हैं और बाकी कौन लोग हैं? आप कारोबारियों को खड़े होकर इस तरह से धमकियां लगाते हैं, इतनी आपको एक हरासमेंट जो है वो ओपन हरासमेंट जो है। देखें बात ये है कि आप लोग मरात मांगते हैं, जब मरात मांगेंगे तो फिर सुनेंगे भी ना। सर मरात मांगते हैं, सुनेंगे भी। मेरे ख्याल है 400 से, और ये भी OICC ने कहा है, मैंने नहीं कहा, आप मेरी बात को छोड़ें। चलें छोड़ दीजिए। उन्होंने जो रिफंड का कहा है ना कि जी जो आपके टैक्स रिफंड्स जो हैं कितने अरबों रुपए जो है वो आप इनको दे दें, इनसे कारोबार हो जाए, ये कारोबार में वापस पैसा लगाते हैं। तो सर आप कहीं तो हमें कोई जगह दें काम करने की। वो मल्टीनेशनल की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में और पैर सरसों के तेल में। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी मज़े लगे हुए मल्टीनेशनल कंपनियों के पाकिस्तान में, आप जो पहले आके काम करती रही, और जब इन्होंने पूरी गाय को बांझ कर दिया उसका दूध पी पी के, तो उसके बाद अब ये सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो कैसा जुल्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोकल इन्वेस्टर को बिल्ड करें, आप फॉरेन इन्वेस्टर के पीछे मत भागें इतना। आप लोकल इन्वेस्टर को बिल्ड करें और आपका लोकल इन्वेस्टर ही बाहर से डॉलर लेकर आ जाएगा जिधर जिधर उसने। मैं तो देखे ना, एक सीधा सवाल पूछता हूँ, बुरा ना मानिएगा। अभी ये बोल रहे हैं इतने बिलियन डॉलर बाहर गए, इतने बिलियन डॉलर, मैं इसमें बहस नहीं करता। अभी मैं आपको कराची शहर में और इस्लामाबाद शहर के अंदर ले जाता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव किसका क्या प्रोफेशन है, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 1 साल की फीस $40,000 है। कहाँ से जा रही है? अगर मनी चेंजर से नहीं जा रही, बैंक से नहीं जा रही, तो कहाँ से जा रही? इतने लायक तो ये है नहीं, जितने ये नालायक हैं इनसे मामला तो संभलते नहीं। इनके बच्चे अब इतने लायक फायक तो पैदा हो नहीं सकते कि स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, सब इसी पे पढ़ रहे हैं। और जब वहाँ स्कॉलरशिप वाले निकाले तो यहाँ पे आके रेस्टोरेंट जला दिए। अरे ये तो बताना नहीं था। अच्छा खैर नहीं, हमने बहुत हरकतें की हैं सर, मुल्क के मुफादात को बहुत नुकसान पहुँचाया है, लेकिन बच्चा अपना साझा होता है। अब देखो ना, हमारे बच्चे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किसी में ज़रा सी शर्म हया नहीं है कि फ़लस्तीन के लिए किसी भी तालीमी इदारे में बात करें। अब हमारे ये बेवकूफ़ ब्यूरोक्रेटों के बच्चे वहाँ जाकर अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर क्लासें डिसरप्ट कर रहे थे। कहाँ चला गया मैं? एक देखें आप, एक तो मुझे गुमराह बहुत करते हैं। मैं दोबारा से आपको लेकर आता हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी देखिए बात कहने वाली मैंने कह दी। लोग इनफरादी मुफादात की खातिर मेरे मुल्क के मुफादात को नुकसान पहुँचाते हैं, और जुमा 8 दिन निकले सब लोग चले जाते हैं। मैंने देखा है
मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, नाजरीन, मैंने देखे हैं कितने ही सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। मैंने देखा है कैसे लोग एक दिन के अंदर बदल जाते हैं, और मुझे आज भी याद है। खैर छोड़ो, अभी मैं इतनी डायलॉग बाजी नहीं करता भाई, ये आए हुए हैं, इनकी वजह से जोश में आ गया। अच्छा, अब सीधी बात यह है कि हुकूमत सुपर टैक्स आप पर ख़त्म शायद करे शायद ना करे। अब उस शायद का जवाब कहाँ से लेंगे? आप लोग तो पूरा दिन बहस मुबाहिसे ये कर रहे हैं कि जनाब कौन कितना अच्छा लगता है आपको, क्योंकि पहले 1 घंटा तो तकरीरों में आप लोग तारीफ़ों के पुल बांधते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद जब आप शिकायत करते हैं तो वो महलूल हो जाती है। हाथ जोड़ के सॉरी सर। देखिए, सिलसिला ये है कि 25 मई और 26 अप्रैल अब आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेठ पैसा नहीं कमा रहा, सेठ पैसा कमा रहा है, उसके पास स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीक्स होती हैं कि जो पैसा आया। अब डेफिनेटली इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे फूड फार्मा की, स्ट्रक्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की, काला धन सबके पास है, आ रहा है कंटिन्यूटी में। अब आपने लिवरेज देना है कि जी ये काला धन वो होता है जो नाजायज काम करने से कमाया जाए। हमारे यहाँ दूसरी कैटेगरी है ग्रे की। ग्रे के माने ये है कि कमाया आपने ठीक से, टैक्स नहीं भरा। आप कर वो, हाँ नहीं आप बताएं। हाँ, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि नोबडी इज ब्लैक, और फिर वो जो है ना उसने क्लास में कहा कि यू डार्क ग्रीन, तो वो छोड़ दें आप उसको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो स्ट्रीम में है, वो पैसा जो है वो पहले आपको जा रहा था, क्लियरली मार्क है कि जी यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट में आपकी लोगों की सबकी प्रॉपर्टी हैं, रेंटल्स वहाँ से स्मार्ट रेंटल्स आप कमाते हैं, वहाँ टैक्स पॉलिसी 6 to 9% क्लोज है। एक दिन जाए कंपनी, दूसरे दिन खुली हुई है। रियल एस्टेट में आप काम करें, सहल और सिंगल विंडो है, कोई आपको टन की है, बिल्कुल बहुत ही आसान। और इतना वापस लाने में कि अभी उन्होंने थोड़ा सख्त किया हुआ, लेकिन वो रोक नहीं सकते पैसे को, लेकिन वहाँ माल बिक नहीं रहा है। अब वो पैसे कहाँ जाएंगे? इसीलिए आपको लगता है कि रियल एस्टेट में एकदम से बहुत सारे क्लस्टर्स में, कराची में आप इसको ऑर्गेनाइज करें। ब्रोकरों ने कहा है रियल एस्टेट चल पड़ी। मैं तो रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाहर गया, रजिस्ट्रार ने यूं मक्खी मारी। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा काम ही नहीं अली भाई। मैंने कहा ब्रोकर तो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ, आप कौन से रजिस्ट्रार में गए होंगे? रजिस्ट्रार में जहाँ चलती है मार्केट रोजाना। देखें सोसाइटी एरिया में तो लोग, आप लोग घर ही नहीं बेचते दिल्ली वाले। हम खरीदने के लिए खड़े रहते, कोई आता नहीं बेचने के बाद। आप नहीं बेचने के बाद आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए सर, आप देख लीजिए। रश लगा हुआ, मैं आपकी बात मानूंगा सर। नहीं, मैं प्रैक्टिकल मानूंगा आपकी बात। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों हवाई फायरिंग करूंगा? मेरा काम नहीं है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में आप कह रहे हैं, वहाँ तो लोग जो है वो इंतजार में रहते हैं भाई, फोन करके बोला जी सेठ अब आ जाओ 1 घंटा, अब आधा घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। तो सब ये तो आज की कैफियत है, अच्छी बात है। लेकिन सर ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लोकल इन्वेस्ट, आपको अगर इंडस्ट्री लगवानी है तो आप वो कागज दे दीजिए कि जी लगा लीजिए। लेट मी टॉक सिंपल नंबर्स, यू आर अ बिजनेसमैन सर, व्हेन विल दे ब्रिंग दिस डाउन टू अ सिंगल डिजिट इनकम टैक्स परसेंटेज? देखिए अभी आप जितना चार्ज कर रहे हैं, नहीं अभी तो आप 3 times चार्ज कर रहे हो सिंगल डिजिट से। सर रीजन में कोई मिसाल नहीं है आपकी, जो टैक्सेशन की पॉलिसीज और जो टैरिफ आपके हैं। आप जीरो टैक्स वालों से कंपेयर नहीं करो ना, आप हमें कंपेयर करो नेबरहुड। उसकी हाँ नेबरहुड, आप पता कौन सा पड़ोसी मुल्क बता दें आप मुझे? कहीं आपका ज्यादा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ आपका ज्यादा है सर। मैं यही कॉन्क्रीट बात मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन इतनी वीक इकोनॉमी भी आप मुझे कहीं दिखा दीजिए, बताइए आप। अफ्रीका का कोई मुल्क भी बता दीजिए कि इतनी वीक इकोनॉमी में चल रहा हो, नहीं चल रहा। इसलिए कि जो बात आपने अपनी गुफ्तगू में फरमा दी कि हमारे शाहाना अखराजात, हमारे बजट्स किसी भी सेक्टर में नहीं होंगे कम। मुझे कल एक सरकारी जो है ना वो सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो मिले, उन्होंने कहा हमारा जो है वो 60% जो फ्यूलिंग है वो कम कर दिया सरकार ने। तो हमने इलाज क्या निकाला? हमारे पास इस वक्त डिपार्टमेंट में इस रीजन में है 125 गाड़ियाँ, लेकिन उसमें साथ साथ हमारे पास 75 गाड़ियाँ ऑफ रोड भी हैं। वो ऑफ रोड हुई हुई है, वो रिपेयर मेंटेनेंस में है, लेकिन वो कागज़ों में कहाँ खड़ी हुई है ये नहीं है। हमने 200 करके उनसे कहा कि जिता के हमारा पेट्रोल तो पूरा दो। तो सर ये देखें, ये आप किसी एरिया में बात करें जिसको मैं हर प्रोग्राम में आपसे कहता हूँ कि सर तालीम की ज़रूर बात करें। सिंध में तालीम का बजट आपको
मुझे भाई अरब में अगर गलती कर दूं आप बता दीजिएगा, मेरा ख्याल है 590 अरब रुपए है, और उसका 80% ये बिजनेसमैन बड़ी रकमों पे बात करते हैं ना, वो 100 उसमें 80% जो है वो पैसे कहाँ जाते हैं, लोगों की तनख्वाहों में और पेंशन में। तो स्कूल में बच्चा कैसे पढ़ सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, ये हमें ना इतनी जहदों में, इतनी मैं इसको जहदों मानते हुए एक चीज आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा जी। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। देखिए बिजनेस कम्युनिटी की भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी ना कि इस वक्त क्या होना चाहिए। आप लोग एक तो अनरियलिस्टिक चीज मांग लेते हैं ना, अब मांगे चांद तो कैसे दें। अब आप मुझे रियलिस्टिक बताएं कि देखें जस्ट लाइक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 30% प्लस इनकम टैक्स रेट है यूजुअली, और अब सिंगल स्लैब भी होता जा रहा है तकरीबन फॉर ऑल कॉर्पोरेशन, ये जो कॉर्पोरेशंस चलाते हैं। और लेकिन अब मैं कहता हूं कि इससे अब हमें नीचे लेकर आना है। बहुत सारे लोगों ने बोला 1% करके लें, 1% के चक्कर के अंदर ना यकीन करें अमरू अय्यार बूढ़ा हो जाएगा लेकिन आप लोगों का टैक्स स्ट्रक्चर कम नहीं होगा। अगर अब ये 1% के ऊपर किनात कर बैठे, क्योंकि आप लोग किनात बहुत करते हैं, 1% पे ये काम नहीं होगा। आपको एक स्लैब वाइज रिडक्शन करनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा कि भाई इन ऑर्डर फॉर अस टू बिकम कंपेटिटिव हमें इसे 25% पे लाना है या 21% पे लाना है, या इन अदर वर्ड्स बहुत सारे लोग इसको पेग कर देते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि ये एबिट का वर्ड यूज होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो रियली स्पीकिंग क्या कोई रेशियो, कोई नंबर बिजनेस कम्युनिटी के जहन में, कोई बॉल पार्क बताएं आप। सर मैं मुख्तसर बात करता हूँ, क्योंकि आपने अपने जुमलों में अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद आपने कह दिया। तो सर सुन लीजिए, मैं चूँकि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से बिलोंग करता हूँ और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप उनकी बात ज़रूर करें। जी करें। आप उनको जो है 5 साल या 10 साल के लिए न्यू एंटरप्राइज को स्मॉल और मीडियम लगाने के ऊपर मुस्तकिल आप 5 से 10 साल की छूट दीजिए हर चीज़ पे। अगर तो आपको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने करानी है, वो इसलिए कि आज इंडस्ट्री को चलाने के लिए बुनियादी जो ज़रूरत है ना, यूटिलिटीज़, जगह वो किराए पे ले लेगा कहीं भी, उसके बाद वो यूटिलिटीज़ कनेक्ट करेगा, 2 रखे या 20 रखे, उसका महीने का जो खर्चा होगा ना ओवरहेड्स की मद में, उसको वो काम को खड़ा करने में साल से 2 साल, जो कि 3 साल इंटरनेशनली आप कहते हैं कि जी स्टार्टअप इंक्यूबेशन, आप कहते हैं वो डब्बा है जिसमें बच्चा पैदा होकर आया, इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। तो इंडस्ट्री भी इंक्यूबेटर में रहती है पहले 3 साल, फिर स्केलिंग होती है और फिर ग्रोथ आती है। तो आपने अगर ये चीजें नहीं पढ़ी और मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं तो बड़े अफसोस की बात नहीं, आप ये सारी चीजें फैक्चुअली सही बात है। देखें आप, ये जब किसी को ये मौके देंगे तो वो उस फील्ड में आएगा, और जब खड़ा करना शुरू कर देगा उसके बाद आप उसके पास जाएंगे कि बाबू 5 साल तुमने मज़े कर लिए, अब पे बैक करने का टाइम है। मैं आपको बताऊं, अखुवत एक इदारा है जो कि आपको कर्ज़ हसना देता है पाकिस्तान में। उससे जो भी कर्ज़ लेते हैं ना लोग, चाहे वो लाख रुपए लें या 10 लाख रुपए लें, वो देता ही छोटे कारोबारियों को है। उनका रिटर्न रेशियो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 101%, जितना लिया था उससे ज़्यादा वापस देके जा रहे हैं। ये बड़ा अहम नुकता आपने पेश किया है। यहाँ पर हमें रेहान नसीम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर के। पिछली दफ़ा इनके साथ प्रोग्राम किया तो मुझे फैसलाबाद से बड़े रिश्तेदारों का टेलीफोन आ गया, बोला आप पहली मरतबा आपने अच्छा किया ये। फिर मैंने कहा नहीं, पहली मरतबा तो नहीं, हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी पूरे मुल्क में कायदीन हो बिजनेस के उनको शामिल गुफ्तगू करें। रेहान साहब वेलकम करता हूँ आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाबे वाला, ये मुझे बताएं कि अब आप लोगों के चैम्बरों ने तो और फेडरेशन ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अब ओवरसीज चैम्बर ने भी बोल दिया कि भाई टैक्स कम करो, सुपर टैक्स ख़त्म करो। तो अब इसके बारे में भी कोई राय का इजहार करें। और यहाँ पर जुनैद नकी साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक सदर काट ही रहे हैं, ये भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। तो मैं चाहूँगा रेहान साहब इसके ऊपर आप भी कुछ रोशनी डालें। जी, बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अहम मैसेज है ओवरसीज चैम्बर का भी। पाकिस्तान के चैम्बर्स तो ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल साहब ने भी इसके ऊपर ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया होगा। देखिए, पूरी दुनिया में आप सबको पता है, बार बार रिपीटेशन हो जाती है कि सबसे हाई टैक्सेस अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हो चुके हैं। और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो कहते हैं हम बड़े खुशहाल हैं। खुश नहीं है, खुशहाल भी हैं कि आप लोग तो इसके ऊपर
टैक्स नेट में फंस के और लंबा फंसते हैं ना। देखें आज एवरेज अगर हम 45 to 55% टैक्स की बात करते हैं और हमें पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली क्या है, हम बात तो करते हैं उस दुनिया के ममालिक की यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो हजारों नहीं लाखों डॉलर्स में भी, और टैक्स हम यहाँ पर उसी रेशो से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर पिछले चंद सालों में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अब उसका नुकसान ये हुआ कि आपका ही अपना पैसा बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर के निकल के बाहर चले गए, वो दुबई चले गए या इंग्लैंड चले गए, व्हाट्सएवर किसी भी मुल्क चले गए, पोर्टुगल चले गए, स्पेन चले गए, ज्यादा तुर्की भी गए हैं। हाँ तुर्की भी गए, तुर्की भी ममालिक में गए। तो नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। ये बात समझने की है। ये बात सारे जितने मुहिब वतन बिजनेस लीडर होते हैं ना, मैं सबको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। अव्वल तो उनके जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो किसी और मुल्क के अंदर होती है, लेकिन नीचे उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया हुआ होता है। साथ में ये कि सारी पूरा ट्रिप मुझे पता लग जाता है, अभी ये दुबई गए थे, अभी ये स्पेन गए थे, अभी ये पोर्टुगल गए थे, अभी ये घूम फिर के आए हैं सारा टर्की वगैरह में। बिल्डर हमारे टर्की बहुत गए हैं, आपको पता है, मैंने ऐसी वाजे कर दिया था। अली भाई किसी का जाना आना तो चले उसका हाँ, लेकिन है मुहिब वतन सब कि वो क्यों गए हैं। देखें हमारा सर्टिफिकेट छीना हुआ है उन्होंने। कोई भी इन्वेस्टर होगा उसका, देखें उसका काम है इन्वेस्टर का अपने पैसे का अच्छा रिटर्न, तो वो आप क्यों खुद मौका ऐसा देते हैं कि वो अपना पैसा पाकिस्तान से लेके बाहर जाए? अगर आप वही फैसिलिटेशन दें पाकिस्तान के अंदर तो क्यों पाकिस्तान से कोई पैसा लेके जाएगा? आज भी मैं बार बार, आपको याद है आपसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी और ये कहा था कि इतना बड़ा पाकिस्तान के पास ये चांस अभी आया है, जो खास तौर पे इस वॉर के बाद जो मिडल ईस्ट जीसीसी कंट्रीज की जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम पाकिस्तान आज भी वापस ला सकते हैं, चाहे वो हम इसमें लाएं, इंडस्ट्री में लाएं या हम उसको रियल स्टेट में लाएं। अपना पैसा वापस आज भी लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। आज भी कोई ऐसा पैकेज दें ताकि लोग पाकिस्तान में वापस आना चाह रहे हैं, नाउ दे अंडरस्टैंड कि हमारे साथ क्या हुआ, आज वहां पर प्रॉपर्टी के क्या हालात है, वहां पर जो बैंक ने रिस्ट्रिक्ट किया उसका क्या है। आज आप यूरोप में ले जाए सर, $1 मिलियन ले जाए, आप वापस लाना होगा तो आपको $3000 नहीं लाने देते, तो उसके ऊपर आपको बताना पड़ता है रीजन। तो आज भी पाकिस्तान को चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को कि ऐसा पैकेज लाए जिससे हम ये एडवांटेज ले सकें। देखिए अभी पिछले दिनों आपने भी देखी थी एक लिस्ट आई है जिसके भी आप बात कर रहे हैं, तो वो जो उनकी वो तो लिस्ट है जिन्होंने अपने $20 बिलियन के एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं बाहर, तो उनमें से $10 बिलियन भी आ जाए, जो हमारे अभी चंद दिन पहले वजीर दाखिला साहब ने भी कहा था, तो वो भी अगर ले आए तो वो तभी आएगा ना जब आप एक ऐसा बेनिफिट देंगे, ऐसा पैकेज देंगे ताकि लोग ला सकते। तो टैक्सेस के हवाले से भी अगर आपके बिजनेस को रन करना है तो आपको इमीडिएटली रैशनलाइज करना पड़ेगा, ताकि जो मुल्क के अंदर लोग बिजनेस कर रहे हैं वो टैक्स नेट में देखें, तभी आएंगे ना। क्यों लोग टैक्स नेट में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे टैक्स नेट में। कोई आप और मैं या जुनेद साहब हम ही टैक्स के अंदर वो उसी को हम ही निचोड़ेंगे, हम ही और स्क्वीज करेंगे। अब हमारे पास भी शायद वो उतना निचोड़ने के लिए फोन के चंद बूंदे रह गई हैं। तो मेरी यही दरखास्त है आपके तवज्जुह से कि इसको रैशनलाइज करें, टैक्सेस को कमी लाएं ताकि लोग भी टैक्स नेट में आए। और टैक्स बर्डन की हम बात करते हैं, पिछले चंद सालों में हम कितना टैक्स फ्रॉड कर सके, हमने फिगर तो दे दी कि जी 5.5 मिलियन हमने टैक्स फाइलर बना दिए, तो उनमें से टैक्स पेयर कितने हैं? दिस इज द क्वेश्चन सर। जी जी बिल्कुल, आई तो फुली एग्री। इनफैक्ट मैं वैसे तो तालिब इल्म हूँ इस शोबे का, यूनिवर्सिटी में कभी कभार पढ़ाने का मौका भी मिल जाता है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ठीक है लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन देखो ये डिबेट है जो कि मैथमेटिक्स और साइंस की बुनियाद पर होती है, ये विम्स की बुनियाद पर या जनरल नॉलेज की बुनियाद पर नहीं होती। जैसे आप लोग हर बात पर जो है ना वो मतलब आवाम से मैं मुखातिब होकर ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये दवाई लिख के दे देते हैं। हर बंदा पाकिस्तान में हकीम डॉक्टर है। आप किसी जगह का दर्द बताएं, आप कोई मसला बताएं, बेटी की शादी का भी बताएं, अपनी बेटी की बालों में चांदी आई होगी, आपकी बेटी की शादी के मुतालिक हर राय बताएंगे आपको। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जनरलाइज नहीं, इट्स अ साइंटिफिक आर्गूमेंट। और साइंटिफिक आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान का टैक्स रिफॉर्म, मेजर टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत है। और सेकेंडली पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन का पाकिस्तान की GDP ग्रोथ से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए प्लीज़ टैक्स टू GDP रेशियो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट अ 2-वे स्ट्रीट। इन्होंने बताया कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आई थिंक आपकी टैक्स कलेक्शन
अगर बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकती, बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं दे सकती, लोगों को पानी नहीं दे सकती, लोगों तक बेसिक यूटिलिटीज नहीं पहुंचा सकती, तो आई डोंट थिंक कि देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई एज टैक्स। प्लीज, तो मुझे ये ना बताएं, आप उन लोगों को समझाएं जो मासूम आपकी बातों में आ जाएं। इफ यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ फाइनेंशियल, साइंटिफिक, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कभी भी आपकी टैक्स कलेक्शन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप अगर उसको बढ़ाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जाएगी। बस साइंटिफिक बात बता दी आपको। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल आई एग्री। अगर हम तो अली भाई को दूसरी राय ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक का है, ये अपना रूल ही है। अगर ये रोड्स नहीं बना रहे, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, अगर ये प्रोविजनिंग नहीं कर रहे हमें यूटिलिटीज की, तो आप मुझे बताएंगे वो टैक्स अगर ये कलेक्ट कर भी लेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं आएगी ना। हम सस्टेनेबल हो सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन रियली स्पीकिंग ग्रोथ तो नहीं आएगी ना। रेहान साहब, यू एग्री विद दैट, राइट? जी बिल्कुल एग्री। देखिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी सॉरी मैं लंबा टाइम ले रहा हूँ, बट देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने पीछे कहा भी था और इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगरिकली कहा था कि इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट यही सवाल मेरा हमेशा रहता है कि एक चीज जब प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, वजीर खजाना साहब को पता है, हमारे चेयरमैन FBR को पता है, लेकिन हम अगर किसी से जबरदस्ती टैक्स लेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वही, जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर बाहर चले गए, तो इन्वेस्टमेंट काम नहीं है। तो आज हम ये जो 1 बिलियन डॉलर की अपने कल परसों देखिए जो हमारा पैकेज चल रहा है, उसके अंदर अब IMF ने नई शराइत दे दी, तो अगर हमारा वही पैसा वापस आ जाए तो हमारे पास तो फिर इतना कोई मसला नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा और हुकूमत को खास तौर पर इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं नंबर्स एंड फिगर्स के अंदर बताता हूं आपको, जुनैद नकीब साहब की तरफ भी आता हूं। लेट मी पुट कॉन्क्रीट नंबर्स एंड फिगर्स हियर। फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन अराउंड 6% होनी चाहिए, सच्ची, झूठी नहीं। झूठी तो हम अपनी मर्जी की कोई भी परसेंटेज बताते। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है तकरीबन 6% टारगेट करनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है, सॉरी मैं इंटरेस्ट रेट वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि फिर सूद और वो रिबा की बात आ जाती। हमारा पॉलिसी रेट जो है ना, इट शुड फ्लक्चुएट समवेयर इन बिटवीन 9% और सो। मेरा ये ख्याल है दिस शुड बी व्हाट वी शुड बी टारगेटिंग राइट नाउ। अभी हमारी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, गवर्नमेंट जो कहती है ठीक है, वो भी सच बोल रहे हैं, हम भी वैसे ही बात कर देते हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टारगेट 6% इन्फ्लेशन, वी आर इन द गुड जोन। एंड इफ वी आर टारगेटिंग 9% ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक we'll be better off। मेरा ये ख्याल है, आई डोंट नो व्हाट यू से, साइंटिफिक बुनियाद पर। इसमें सर मैं आपको अर्ज करूँ, देखें जो एक और बड़ा हमारा वीक एरिया है ना वो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। यस, जब तक हम अपनी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे सही से, तो ये हमारे फिगर्स और फैक्ट्स जो है ना, वो हम कुछ भी बोलते रहे हैं। आप कहें कि जी ये बिल्कुल ठीक है, मैंने जो गवर्नमेंट स्केप्टिकल, जुनैद साहब, पीपल डोंट वांट टू कम टू द, वो आपको देखते हैं, आप सफर कर रहे हो, पीपल डोंट वांट टू कम इनटू द टैक्स नेट। सॉरी, वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि आपने बिल्कुल जो आपके पास अंग्रेज का तसल्लुत और जो सोच थी ना, आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ यूके वाला जो है ना वो गालियां निकालता है टैक्स। और भी मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राबी जो निज़ाम की और जो हैवीली टैक्स्ड है वो तो यूके। नुकसान भी हुआ है ना इस चीज़ का, वो सारी इन्वेस्टमेंट उड़ के वहां से कहीं और चली गई, वो यूके। हाँ, तो आप अब आपने देख लिया, फिर भी आपके ऊपर वही असरात हैं कि माई बाप ने ये करा था, हमारे ऊपर वो हुकूमत करके गए, हम उनके कवानीन नहीं छोड़ेंगे बल्कि उनको और जो है वो मजबूत। सर आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो इसीलिए कि आपकी शहनशाहियत तो बिल्कुल बरकरार है, और जो बाकी जो हालात हैं ख़ास तौर पे सिंध के और कराची के, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुबारकबाद देता हूँ पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड को कि वो कराची के कारोबारियों को जो अप्रोच कर करके अपनी जो प्रपोजल्स हैं, यहाँ तो हमारी रोज़ाना मुलाकात हो रही होती है। हमारे प्यारे भाई फैसलाबाद के, ये तो तारीफें करते हैं हर दफ़ा फैसलाबाद की। जब भी मैं इनसे पूछता हूं, सर क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है और जो डेवलपमेंट का बजट है, उससे लेके इन्होंने अपना एयरपोर्ट बनवा लिया सरकार से। अपना जो है वो एयरपोर्ट मौजूद है जी, ठीक है, सियालकोट का,
तो देख लीजिए फैसलाबाद सियालकोट सिस्टर सिटी है, तो नहीं आपका मेरा सबका शहर है। मेरा शहर अगर आपको लग रहा है कि पंजाब में तरक्की हो रही है, हम तो कह रहे हैं जी, हम तो मिसालें दे रहे हैं। अब तो हम बुरे बन गए हैं कि जी हम माँ की बात करते हैं, क्योंकि हम पेरिस में रहते हैं। आप बहुत बुरे बने हैं आप लोग इस चक्कर में, बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। सर ठीक है, बने, अच्छे बने, बुरे बने, किसी तरह से कुछ बन तो जाए। यहाँ तो आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं। आपको दे रहे हैं नया मोटरवे दे रहे हैं, आपको M6 दे रहे हैं, इनको इनसे एकदा पूछ लो, तनज़्ज़ुली हो रही है भाई। आप भी इनकी तरह, आपके जहन में भी शिकायत है कि आप लोगों के यहाँ तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने कराची शहर का दुखड़ा तो सुना दिया। तो क्या रेहान नसीम साहब, फैसलाबाद में भी आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत है बहुत ज्यादा? देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ये क्रेडिट जाता है पंजाब गवर्नमेंट को, खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा जो हमारी सीएम है, उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब को, कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट पंजाब में हुई, ये तो एक हकीकत है, इसको तो कोई नजर भी आ रही है, उसको कोई छुपा भी नहीं सकता। और जो आगे तरक्याती काम भी हो रहे हैं, इस हवाले से दुख भी लगता है। कराची हमारा वो शहर था, चूंकि मेरा अपना बचपन बहुत ज्यादा कराची गुजरा, हमारा हेड ऑफिस भी कराची है जी। तो आज भी पाकिस्तान का बिजनेस हब कराची है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो साइड के हालात हैं, जो कुरंगी के हालात हैं, वो हम देखते रहते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। लेकिन वही कराची था जिसको हम रोशनियों का शहर कहते थे। आते थे जब बचपन में तो क्या खूबसूरत कराची लगता था। अब कराची वाले आते हैं तो जिसको वो कहते हैं कि यार अब आप लोग पेरिस में रह रहे हो। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। इसमें भी बहुत डेवलपमेंट है। फैसलाबाद आता हूँ, क्या बैंक्वेट बने हुए हैं, क्या जनाब वो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, क्या जनाब गेटअप है जबरदस्त। अब तो मुझे फैसलाबाद भी बहुत अच्छा लगता है भाई सर। मैं तो ये कह रहा हूँ मॉल के बराबर है, जो अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ पर जो है हम तनकीद बराए तनकीद की बजाय, तनकीद का मकसद ये होता है कि तामीरी तनकीद हो। जैसे मैंने पहले कहा, आज के दिन भी चूंकि आज का प्रोग्राम बेसिकली तो टैक्सेस के हवाले से है, तो उन टैक्सेस को अगर हम आज भी सर थोड़ा सा रिलीफ दें अपने जो टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी। लेकिन एक टारगेट तो बताएं ना, गवर्नमेंट कह रही है क्या टारगेट रखें, आप बोल रहे कम करें, कितना कम, फिर आप लोग चांद मांग लेते हैं। इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, आप कहते हैं सिंगल पर सिंगल नहीं करें, 4% कर दें, फिर गवर्नमेंट नहीं करती। 13,000 जहेज उतना मांगे जितना लड़की वाले दे सकें सर। 13,000 रुपए रिवाइज में ना जो टैक्स कलेक्शन करना है, ठीक है, ऐसे ही है ना जी। जो रिवाइज अभी किया उन्होंने फिगर तकरीबन 13,000 आई। अच्छा, अब वो 13,000 के लिए डायरेक्ट टैक्सेस कितने और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। आपका एक्चुअली वाइस वर्सा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो मोर देन 70% होनी चाहिए और जो इनडायरेक्ट है वो लेस देन 30% होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वाइस वर्सा है, तो इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा हमें। उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। इनकम टैक्स क्या है, आप दोनों समझिएगा उसको, जो आप बेहतर टैक्स। अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप राय कायम कीजिएगा। असल में ये कंपल्शन इस वजह से क्रिएट हुई क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करना मुश्किल है और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी इतनी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई टैक्स तो लोग चोरी कर लेते हैं, लोग इनकम टैक्स नहीं देते, तो द ओनली वे टू समहाउ मीट द टारगेट्स, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ जाते हैं। उसका एम हमारा ये होगा, या टर्नओवर टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एट सोर्स कट जाएगा या वो एट सेल कट जाएगा, उसको काटना और जमा करना आसान होगा। सो देयरफॉर इट इज देयर इजी वे आउट। उसका नुकसान ये कि ऑफ कोर्स दोज पीपल एंड अप पेइंग मोर टैक्स जिनके ऊपर वो ड्यू नहीं होता। ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, वेस्ट ने भी आइडेंटिफाई किया है। मैं बात करने लगा था कि जो जिन पे जो एक गरीब बंदा है जो 40,000 या 30,000 रुपए कमाता है, वो भी उतना ही रेशो से, वो यही प्रॉब्लम आ गई। दैट्स द इशू विद इनडायरेक्ट टैक्सेस। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द इशू कि आप जो हैं यू कैन बी अर्निंग लेस बट पेइंग मोर टैक्स, और यही सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट इस वक्त बनी हुई है लोगों को टैक्स नेट में आने के लिए, बिकॉज दे फील कि इफ दे वॉक इनटू द टैक्स नेट व्हाट विल हैपन इज दे मे एंड अप पेइंग मोर। और याद रखें ये बात इन्होंने सही की, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने रेहान साहब इसलिए ये बात की क्योंकि टैक्स पेयर हमेशा ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये टू वे स्ट्रीट है। मैं टैक्स पे करूंगा, कराची के अंदर रहने वाला शख्स ये सोचता है मैं टैक्स पे करूंगा और उसके अगेंस्ट मुझे स्टेट सर्विसेज देगी, क्योंकि स्टेट इज नॉट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, स्टेट इज रियासत होगी माँ के जैसी। सो रियली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अगर हमने टैक्स पे किया है तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट गुड रोड्स, वी विल गेट गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल गेट वाटर ऑन टाइम।
तो दैट्स वाई ही ब्रॉट दैट आर्ग्यूमेंट इन, और मेरे ख्याल से यही उसकी जस्टिफिकेशन देंगे। भाई ये तो सवाल आप लोगों ने पूछना है ना, फैसलाबाद वाले तो अपना काम सारा करवा लेते हैं, सियालकोट वाले भी करवा लेते हैं, कराची वाले अपना काम क्यों नहीं करवा पाते? जुनैद नकी साहब, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर देखें, ये कराची वाले क्यों नहीं करा पाते और सियालकोट और फैसलाबाद का क्यों हो जाता है, ये ना इस गुफ्तगू में हम पढ़ेंगे किसी और प्रोग्राम में। आज इस बहस में नहीं जाते, नहीं जाते, कोई बात नहीं। हम आज जो है वो ये देखते हैं, अपनी प्ली रखते हैं। Then keep paying tax, I don't mind, आप टैक्स पे करें, मुझे बहुत खुशी है। नहीं अच्छी बात है। हम देखिए ना, आप 65% आप टैक्स दें। नहीं, अब 65% नहीं रहा, 72 से निकल के 65 आया था, 65 से 54 रह गया लास्ट जो आपके आदादो शुमार आए। तो आप करते रहिए यही। और मुबारकबाद, जैसे मैंने बात शुरू करी थी कि जी वहाँ का तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड हमसे रब्ता करके कह रहा है कि आइए, अपॉर्चुनिटी है, और बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन। और यहाँ हम जो है वो बैठ के अपनी मगज़मारी और एनर्जीज जो है वो सूबाई सतह पे भी और फेडरल पे भी हम करके देख लेते हैं, और फिर बदनाम भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं कि जी हमारे जो काम नहीं है कर रहे। रेहान नसीम साहब विल बी प्रिवी एंड ही विल एग्री टू इट। इन लोगों के पास फास्ट डायल के ऊपर MNA MPA अपने इलाके का नुमाइंदा मौजूद होता है। अगर कभी कोई फड्डा पंगा पड़ जाए, फौरन उसको फ़ोन करते हैं, वो छुड़ाता है, मसला हल करवाता है। आप बताएं, हाँ, आप लोगों के मसले हल करवाते हैं। कनेक्टिविटी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी जो है ना वो मसाइल जो है वो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही हल करवाते हैं, और कोई दूसरी सूरत नहीं है सिंध में। तो ये जो है वो यही पै रहा है, और आपको ये नज़र आता है, ज़द आम है, कोई नई बात नहीं करी मैंने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जी ये जो बात हो रही है आज के प्रोग्राम में आपकी, कि जी शायद फेडरल अब जो है जो फेडरल इशू है ना असल में, वरना तो मैं प्रोविंशियल बात करता, आप हमेशा सिंध पे ले आते हैं, मैं अब क्या बोलूं आपको? देखिए, ये ऐसा नहीं है, फेडरल इशू सर। SRB जो है वो फेडरल नहीं है, वो SRB जो है वो, और वो आपको जान छुड़ाने के लिए दिया है। अरे सर, इंडस्ट्री से कलेक्शन नहीं है, तो मैं कहूँ आप कहेंगे इंडस्ट्री से कलेक्शन काम था, इसलिए सर्विसेज उठा के SRB को दे दिया। आपको नहीं पता सर, ये गेम है पूरी। सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और ना मैं पता करना नहीं मैं बहुत फनकार हैं, आपको छेड़ के बातें निकालूंगा मैं। हाँ सर, फेडरल से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आने वाला जो बजट है, इसमें अगर आपको चाहते हैं आप कि वाकईतन जो FDIs की बात करते हैं और लोकल री इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं, जो 20 बिलियन का जिक्र रेहान साहब ने किया, उसके लिए भी बात जो है वो कानों में आ तो रही है। लेकिन सर आप साथ बैठेंगे नहीं। आज हम अप्रैल एंड पे आ गए, जून में आपने बजट अनाउंस, वही तो कह रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं है ना, कब तय करेंगे? कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, वो रेहान नसीम साहब, बात ये कि ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब जिससे शिकायत होती है वो सामने आ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे मुझे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, जब मैं कहता था ये बड़ी बेवफा है, बहुत बुरी है, बड़ी ख़राब है, मेरे फ़ोन को भी नहीं उठाती, मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ती, लेकिन जो ही सामने आती थी मैं कहता था अरे तुम्हारी जुल्फ़ें, अरे तुम्हारी आंखें, क्या बात। बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी ऐसे ही हैं कि जब हुकूमत का कोई नुमाइंदा सामने आ जाए तो उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं कि वो फिर जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आप मुतमईन हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? उसकी वजह ये है, देखिए हम बिजनेस कम्युनिटी के लिए तो उनसे हर वक्त काम भी है, तो उनके इसी हद तक की बात कर सकते हैं ना, क्योंकि काम तो उन्होंने ही हमारे करने हैं। और मैं अगर रोकने हैं, करने नहीं है काम, उन्होंने रोकने हैं। काम नहीं, सारे एक जैसे नहीं है। बहुत अच्छे भी मिनिस्टर्स हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, सारे एक जैसे नहीं है, बट स्टिल वही वाली बात है कि पूरे सिस्टम को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा। खास तौर पर हमेशा से एक बात तो मैं जरूर करूंगा, प्रोग्राम की क्लोजिंग का भी मुझे लग रहा है टाइम होने वाला है, बट कि जो भी गवर्नमेंट आते हो कहते हैं कि हमने FDI को रिवैम्प करना है, बट वो होता क्यों नहीं है ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। इसका सवाल का मैं आपसे जवाब तक मांगना चाहता हूँ। ये जवाब इसका यकीन करें तब से है जब FBR के मुतालिक मेरे ख्याल से और सरकारी अफसरान के मुतालिक जनाब जुनेजो साहब ने एक बात की थी, वो अब मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये तब से बात चल रही है। फिर उसके बाद एक वज़ीर आज़म आए, उन्होंने कहा हमें FBR की ज़रूरत ही नहीं है, हम FBR ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर हुआ कुछ भी नहीं। और एक FBR के चेयरमैन साहब का अभी आपको मौजूद पता होगा, वो बच्चों की सालगिरहों पे जाके केक भी काटते हैं, वाली नोक वाली टोपी भी पहनते हैं, और लोगों को मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बताते भी रहते हैं। तो बात यह कि जिसका जो काम है वो करे। हमारे मुल्क के अंदर देखें ना, असल में बात यह कि दांत के डॉक्टर से आप आंत का इलाज, अच्छा दांत के डॉक्टर से भी काम करवाया हमने, दंदान साज से भी, चलो ये भी करवाया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप शो में शामिल हुए और हमने आज कोशिश यही की, लेकिन मेरे ख्याल से लेट्स पुट अ नंबर
on the expected income tax rate that we want, and I think these business people should go and tell them the number, that this is the number we are looking for. Okay, I think now business community will have to give concrete numbers, foundational numbers ऐसे देने पड़ेंगे जो कि बिल्कुल clear हो. Let's say if the government asks them tomorrow, आप बताओ corporate income tax का rate क्या होना चाहिए, तो they should be in a position to say कि जी 27% होना चाहिए, 24% होना चाहिए, 21% होना चाहिए. हवा में बातें अब नहीं हो सकती. Let's have a solution based approach. If you want to do away with super tax, you have expressed it in a public gathering, but it is best अगर आप in writing भी उसको मुख्तलिफ chambers के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाएँ. You want to get rid of super tax? All right, the government would be willing to listen. गवर्नमेंट हर वो काम करने के लिए तैयार है, जब आप उनको बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा. आई थिंक हमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा कुशन देना चाहिए. अब गवर्नमेंट निगोशिएट किस बुनियाद पे करेगी? अगर आप वेग नंबर्स पे, भैया इनकम टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, अब रेट बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा है आप बताएं, कितना कम होना चाहिए. यू शुड गिव देम ए नंबर, यू शुड सिट डाउन विद देम एंड यू गिव अनरियलिस्टिक नंबर्स कि जी सिंगल डिजिट में हो जाना चाहिए, तो मे बी दे कैंट डू इट. ठीक है. इसी तरह आपके कोई और फाइनेंस बिल के अंदर कोई भी रिजर्वेशन हो ऑफ एनी सॉर्ट, तो आपको उसके साथ नंबर अटैच करना पड़ेगा, रियलिस्टिक नंबर. और ये जो निगोशिएटिंग और हर जगह बार्गेनिंग का इशू है ना, दिस शुड नॉट बी देयर. डोंट बी इन बार्गेनिंग पोजीशन कि जी हमने ज़्यादा नंबर दे दिया, वो कम पे राज़ी हो जाएंगे. आई डोंट थिंक कि हम किसी परचून या किराने की दुकान या किसी सब्जी वाले के पास खड़े हुए. वी आर टेकिंग दिस इशू अप विद मल्टीलैटरल मॉनेटरी एजेंसीज. हमें उनके साथ जब ये बात करनी पड़ेगी, वी विल हैव टू टॉक ऑन कॉन्क्रीट नंबर्स. आपको बताना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिटी को कहना पड़ेगा, भाई इतना इनकम टैक्स आप रिड्यूस करोगे, हम मुल्क की जीडीपी को इतना बढ़ा के दिखाएंगे. राइट? आई थिंक दैट मेक्स सेंस ना, दैट मेक्स सेंस. सो वी शुड लुक एट दैट. और वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक. अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.